जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार रणविजय आप सभी लोगों का आज के इस एजुकेशनल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो आइए हम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग, इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी सेवा अथवा उत्पाद को यानी कि प्रोडक्ट को कंपनी से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक युक्ति है, एक तरीका है जिसमें उपभोक्ता कंपनी से सीधा जुड़ता है और प्रोडक्ट खरीदता है, जिससे कंपनी द्वारा उपभोक्ता को कुछ फायदे मिलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, कैशबैक, बेहतर उत्पाद इत्यादि हो सकते हैं। साधारण तौर पर किसी भी उत्पाद अथवा सर्विस को बेचने के दो तरीके होते हैं। पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग प्लान, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे बिचौलियों की मदद लेती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी अपने उत्पाद को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी अपने टर्नओवर का कुछ हिस्सा एडवर्टाइजिंग यानी कि प्रचार में भी लगाती है, फिर कस्टमर उन प्रोडक्ट को मार्केट में जाके खरीदता है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है और इस मार्केटिंग में कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, जिसमें कंपनी अपने बेनिफिट का एक बड़ा हिस्सा कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कस्टमर को एक अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका मिलता है। तो आइए समझते हैं क्या अंतर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केट प्लान में किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर 30 रुपये का खर्चा आता है तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक आते आते उसकी कीमत 100 रुपये हो जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट निर्माता या कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को नहीं मिलती है। निर्माता से प्रोडक्ट स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर तक पहुंचता है। इसके अलावा सेल्स टीम और विज्ञापन में भी कंपनी पैसे खर्च करती है और 30 रुपये की प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये की हो जाती है। दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में 30 रुपये की चीज कस्टमर को 100 रुपये में ही मिलती है, लेकिन इस सिस्टम में निर्माता और कस्टमर के बीच में कोई नहीं रहता है, इसलिए बीच का जो पैसा होता है वो पैसा कस्टमर को ही उसके काम के अनुसार कुछ शर्तों के आधार पर दे दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। नेटवर्क मार्केटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, समय प्रबंधन। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज समय है। नेटवर्क मार्केटिंग में समय का सदुपयोग करना सीखते हैं हम। जो टाइम बेकार की चीजों जैसे टीवी, मोबाइल फोन, गपशप में दिया करते थे, उसी टाइम का सदुपयोग करना सीखते हैं। यहां हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ती है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आदतों को बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल देंगी। अर्थात हमारी आदतें ही हमारा भविष्य का निर्माण करती है, भविष्य बनाती है। दूसरा फायदा, सकारात्मक सोच। नेटवर्क मार्केटिंग में आने पर हमारा नजरिया परिवर्तित हो जाता है। हम किसी भी चीज को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। ये सब अच्छी संगत के कारण होता है, क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं वो ज्यादातर सकारात्मक सोच वाले होते हैं और उनके सकारात्मक सोच का प्रभाव हमारी भी सोच में, हमारे भी जीवन में पड़ता है।
तीसरा जो फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग करने का वो ये है अतिरिक्त आमदनी यानी कि एक्स्ट्रा इनकम। दुनिया में सभी व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, अभिनेता हो, हर कोई चाहता है कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम करे। और नेटवर्क मार्केटिंग एक्स्ट्रा इनकम कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर व्यक्ति मन चाहे इनकम कर सकता है। वो यहाँ पे चाहे तो कुछ दिनों मेहनत करके काम करके एक अच्छा खासा इनकम कमा सकता है। चौथा फायदा व्यक्तित्व विकास। नेटवर्क मार्केटिंग में वो सब कुछ सीखने को मिलता है जो बाहर या किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर हम टीम बनाते हैं जिससे हमारे अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होता है, जिससे हमारे अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है। यहाँ पर हम टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ पर जितनी इफेक्टिव तरीके से पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है वो पब्लिक स्पीकिंग आप बाहर लाखों रुपये देकर भी नहीं सीख पाते हैं। पांचवा फायदा बातचीत की कला यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने विचार को प्रभावपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति के समक्ष रखना और उसे अपनी बातचीत के द्वारा प्रभावित करना सीखते हैं, जो व्यक्ति को पूरे जीवन भर काम आता है। तो एक कम्युनिकेशन स्किल आप यहाँ पे सीखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो किस तरीके से लोगों से बात करना है, एक बातचीत की कला वो आपके अंदर डेवलप होती है। छठा फायदा लोक व्यवहार कुशलता। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक ऐसा स्किल सीखते हैं जो कि आपके लोक व्यवहार के तरीके को और बेहतर करती है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। यहाँ आप लोगों के साथ काम करते हैं, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक व्यवहारिक व्यक्ति बन जाते हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनके प्रिय मित्र बन जाते हैं। तो लोक व्यवहार कुशलता ये एक क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करती है। नेटवर्क मार्केटिंग करने का सातवां फायदा निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम। सामान्यतः दो प्रकार की आय होती है, एक सक्रिय आय और दूसरा निष्क्रिय आय, या हम कहें तो एक एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। सक्रिय आय में जब तक व्यक्ति काम करता है तब तक पैसे आते हैं, जब वो काम नहीं करता तो पैसे नहीं आते। लेकिन निष्क्रिय आय में व्यक्ति काम करे या ना करे पैसे आते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार टीम बन जाने पर पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। चाहे आप काम करें या ना करें, आपकी टीम काम करती है आपके लिए। वास्तव में टीम अपने लिए काम करती है लेकिन इनडायरेक्टली आपके लिए भी काम करती है, और इसके इफेक्ट से, इसके प्रभाव से आपको इनकम जाता है। आठवां फायदा है दूसरों की मदद करने की कला। जब कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो पूरी टीम उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है, जबकि बाहरी दुनिया में लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक दूसरे की सफलता के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगला जो फायदा है, नौवां फायदा है आर्थिक आजादी यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। इस बिजनेस के जरिए कोई भी व्यक्ति 4 से 5 सालों में मेहनत और लगन से काम करके आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। यहाँ आप मनचाहा पैसा बना सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। अगला फायदा, 10वां फायदा है समय की आजादी, टाइम फ्रीडम। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो हमें समय की आजादी देता है। इस बिजनेस में आप कहीं घूमने जाते हैं या कुछ समय काम नहीं करते तो भी इस कंडीशन में भी आपकी कमाई होती रहती है। तो एक समय की आजादी यानी कि टाइम फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलता है। 11वां फायदा, मान सम्मान में वृद्धि यानी कि फेम। नेटवर्क मार्केटिंग में मान सम्मान तो इतना मिलता है जितना बड़े बड़े नेता और अभिनेता को भी नहीं मिलता। यहाँ सफल होने पर आप जहां जाते हैं आपका स्वागत किया जाता है। ढेर सारे लोग लाइन में लगे होते हैं आपके साथ एक फोटो क्लिक करने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। यहाँ लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो एक मान सम्मान कमाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग।
12वां फायदा, अच्छे लोगों से दोस्ती। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, इसलिए यहाँ पर आप हर रोज नए लोगों से मिलते हैं और ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती होती है जिसे आप नहीं जानते, जिनका एक सक्सेस माइंडसेट है, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसा कल्चर मिलता है जहाँ सभी लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, लोग एक दूसरे को उनके गोल अचीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं। प्रस्तुति की कला यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना सीखते हैं, जिसमें बोर्ड प्रेजेंटेशन, लैपटॉप प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन आदि शामिल है। यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल की तरीकों से चीजों को प्रेजेंट करना सीखते हैं, जिसके लिए बाहर में आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें आपको फ्री में सीखने को मिलता है। 14वां फायदा, रिस्क फ्री बिजनेस यानी कि जोखिम मुक्त व्यापार। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि यह लाखों करोड़ों में शुरू नहीं होता, बल्कि बहुत कम पैसे से शुरू हो जाता है। इसलिए इस बिजनेस में किसी प्रकार का हानि का कोई डर या कोई रिस्क नहीं होता है। 15वां फायदा, नो टाइम बाउंडेशन, कोई समय सीमा नहीं। किसी भी व्यापार की एक समय सीमा होती है कि वो इतने से इतने समय तक चल सकता है। जैसे कि अगर मान के चलिए आप कोई दुकान ही करते हैं, आपका कोई होटल है, तो वो दिन के समय में आप सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक आप वहां पर रहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी समय इस बिजनेस को किया जा सकता है, चाहे वो रात के 2 ही क्यों ना बज रहे हो। आप रात के 2 बजे भी अगर आपसी अच्छी तरीके से समझ हो तो आप रात के 2 बजे भी किसी को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अनलिमिटेड एरिया फॉर बिजनेस। जो 16वां फायदा है वो ये है, बिजनेस के लिए असीमित क्षेत्र। इस बिजनेस को खुले बाजार में कहीं भी किया जा सकता है। यदि आप कहीं घूमने गए हैं तो वहां भी ये बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी अन्य व्यापार में नहीं होता है कि आप अपनी दुकान लेकर कहीं भी जा पाएं या जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप चलते फिरते दुकान है, जहां आप हैं वहीं पे आपका बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और एक अनलिमिटेड एरिया मिलता है। 17वां फायदा, फ्रीडम ऑफ एज, उम्र की आजादी। इस बिजनेस में आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, चाहे आप 25 साल के हों या आप 75 साल के हों। जब भी आपकी इच्छा हो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टीलवुड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे उभरता हुआ नाम है। यहाँ पर सफल होना आसान है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सफल होना चाहते हैं तो आपको 8 कोर स्टेप जिसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। आइए देखते हैं वो स्टेप क्या हैं। पहला, टीचेबिलिटी। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। तीसरा, अटेंड ऑल ट्रेनिंग क्लास। चौथा, रीड ऑल बुक्स ऑफ ओन कंपनी, यानी कि अपनी कंपनी के सारे बुक्स आपको पढ़ने हैं। अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड फंक्शन, यानी कि सारे के सारे जो भी मीटिंग्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो आपको यहां पर अटेंड करने होते हैं। छठा है 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि आपको 100% अपनी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। 7वां, मेकिंग लिस्ट एंड इनवाइटिंग, लिस्ट बनाना और आमंत्रण। 8वां, शो द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान दिखाना। आइए समझते हैं टीचेबिलिटी क्या होती है। टीचेबिलिटी, इस वर्ड को समझते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, टीच प्लस एबिलिटी इक्वल टू टीचेबिलिटी। टीच का मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना, और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। इस प्रकार टीचेबिलिटी का मतलब है सिखाने की योग्यता। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो आपके अंदर सिखाने की योग्यता होनी चाहिए। आप लोगों को सिखा कब सकते हैं? जब आप सीखे हुए हो, जब आपको जानकारी हो।
इसलिए आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा लोगों को सिखाने के लिए। अगर आप नहीं सीखेंगे तो लोगों को जानकारी नहीं दे पाएंगे, और जब आप लोगों को जानकारी ही नहीं देंगे तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपको आगे लोगों को सिखाना है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। आप जो कहते हैं उसको पूरा करना ही करना है। इस गुण को ही अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए आपने कहीं मीटिंग का टाइम दिया हुआ है 8 बजे, तो आपको 8 बजे ही पहुंचना है। अगर कोई इमरजेंसी या कोई बुरी घटना घट जाती है तो बात अलग है। इस कंडीशन में आपको सूचना दे देनी चाहिए कि कोई अनहोनी घटना घट गई है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। आपके हर काम की जवाबदेही आपकी ही होती है। आप अपनी गलती किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। आप उस स्टूडेंट की तरह नहीं कर सकते हैं जो फेल होने पर कहता है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। आपको दूसरों को दोष लगाने से बचना है और खुद जवाबदेही लेनी है। अटेंड ऑल ट्रेनिंग क्लास। पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान की पूरी जानकारी है? क्या आपने कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान की पूरी ट्रेनिंग ले ली है? अब तक आप इस बारे में कितने लोगों से बातचीत कर चुके हैं? कितने लोगों को आपने अब तक कंपनी के ऑफिस में इनवाइट किया है? कितने लोगों के सामने आपने अब तक प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी और प्लान बताया है? क्या कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं? प्रोडक्ट से होने वाले लाभ हानि के बारे में किसी से बात की है? और भी इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब आपको ट्रेनिंग क्लास में मिलेगा। जिस तरह बिना ड्राइविंग सीखे आप कार नहीं चला सकते, उसी तरह बिना ट्रेनिंग क्लास अटेंड किए आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको ये जितने भी मैंने आपसे सवाल किए, इन सारे सवाल का जवाब आपको कहाँ मिलेगा? तो जब आप ट्रेनिंग क्लास अटेंड करेंगे वहां पर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रीड ऑल बुक्स ऑफ ओन कंपनी। आपको कंपनी के सारे बुक्स पढ़ने चाहिए। जब आप कंपनी के सारे बुक्स पढ़ते हैं तो आपको कंपनी की सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहती है, और आप बढ़ाता है और सोचने और जीने के नजरिए में भी बदलाव लाता है। 5वां, अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड फंक्शन। कंपनी के हर मीटिंग और फंक्शन जरूर अटेंड करें। एक स्टडी के मुताबिक किसी भी ट्रेनिंग या मोटिवेशनल स्पीच अटेंड करने के बाद अगले 24 घंटे लोग सो नहीं पाते हैं, पूरी तरह अपनी प्लानिंग को एक्शन में लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और अगले 3 दिन तक सेल और कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद अगले 7 दिन तक इसका फॉलोअप ठीक ढंग से कर लिया जाए तो 1 हफ्ते में ही पूरे महीने का टारगेट पूरा हो जाता है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट बनाए रखने के लिए कंपनी के हर इवेंट में जरूर जाएं आप। दोस्तों, छठा कोर स्टेप है 100% प्रोडक्ट यूज। दोस्तों, हमें अपनी कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। आप किसी भी इंसान को तभी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो जब आप खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। आपको सफल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट का यूज करें। जो हम करते हैं वही हम किसी से भी करवा सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपकी टीम में किसी को पता चले कि आप तो बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपके टीम के लोग अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे?
बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जब आपकी टीम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? क्या आप सफल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। यही वो प्रोडक्ट है जो आपको लाखों कमाकर देने वाला है। सातवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर स्टेप है ये, मेकिंग लिस्ट एंड इनवाइटिंग। दोस्तों, लिस्ट बनाना आपकी इस बिजनेस में सफलता का पहला चरण है। हमें कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट बनाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम लिस्ट क्यों बनाते हैं या हमें लिस्ट क्यों बनाना है। इस बात को ऐसे समझिए, आपको 1 किलो आलू लेनी है, 2 शॉप है, 2 दुकान है। एक शॉप में बस 1 किलो आलू है और दूसरे में 50 किलो आलू है। अब आप कहां से आलू लेना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से आप वहां से लेंगे जहां 50 किलो है, क्योंकि वहां पर आपके पास चुनने का ऑप्शन है। आप 50 किलो आलू में अपने हिसाब से चुनकर आलू लेंगे, लेकिन जहां 1 किलो आलू है वहां आपके पास चुनने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको 100 लोगों को लेकर यहां पर नहीं आना है, उनमें से कुछ लोगों को चुनकर लाना है जिनके अंदर क्वालिटी है। आपके पास जितना बड़ा लिस्ट होगा आपका बिजनेस भी उतना बड़ा होगा, और आपका बिजनेस जितना बड़ा होगा आपका इनकम भी उतना ही बड़ा होगा। जब लोगों को लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, मेरे मोबाइल में है। बस यही आपके फेल होने का कारण बनता है। जब आप अपनी अपलाइन की बात नहीं मानते तो आप फेल होने की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप सभी से एक बात बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले 80% से अधिक लोग लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। यदि आप लिस्ट बनाते हैं तो आप लिस्ट बनाते ही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 20% वाले लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। 20% की कैटेगरी में आने के बाद आप पहले ही भीड़ से अलग हो जाते हैं, जो ये बताता है कि आप अपने बिजनेस के प्रति बहुत अधिक सीरियस हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आपको लिस्ट बनाने में आसानी होगी, और वो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, FRIENDS। F फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने घर पर आप सोचिए कि आपके घर में एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लोगों को बुलाते हैं। फैमिली के लोग कौन होते हैं? जो कि आपके रिश्तेदार होते हैं, जो कि आपके परिवार के मेंबर हैं। R फॉर रिलेटिव। उम्मीद करता हूं कि इस धरती पर आप अकेले नहीं हैं, इस धरती पर आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तो आप लिस्ट में अपने रिश्तेदारों के नाम लिखें। I फॉर इंस्टीट्यूशनल, यानी कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, आपने स्कूल किया है, कॉलेज किया है, तो जो आपके सहपाठी हैं आप उनका नाम लिखें। E फॉर एम्प्लॉय। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पर काम करते हैं, तो वहां पे आपकी तरह और भी बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, आप अपने लिस्ट में उन एम्प्लॉय का नाम लिखें। N फॉर नाइबर्स। जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, उनका आप अपने लिस्ट में नाम लिखें। D फॉर डॉक्टर्स। अगर आपकी किसी डॉक्टर से जान पहचान है तो आप उनका नाम लिखें। S फॉर स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी। सोशल मीडिया के माध्यम से या जब आप कभी यात्रा कर रहे हों, उस यात्रा के दौरान अगर आपकी किसी से मुलाकात होती है तो वो सारे लोग जो कि आपके अजनबी हैं लेकिन आप कभी उनसे मिले हों, चाहे आप उसे फेसबुक में मिले हों, व्हाट्सएप के माध्यम से, या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी शादी में आप गए हो वहां पे आपकी मुलाकात हुई हो, तो ये सभी लोग आपके स्ट्रेंजर के लिस्ट में आते हैं, यानी कि ये सभी लोग आपके अजनबी हैं। तो अगर आपके पास ऐसे लोगों का लिस्ट है, ऐसे लोगों का नाम है जो अजनबी है लेकिन आपकी थोड़ी बहुत उनसे पहचान है, तो आप उनका भी अपने लिस्ट में नाम लिखें। लोगों का नाम लिखने के बाद आप इन नामों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और स्ट्रेंजर लिस्ट। हॉट लिस्ट, इस लिस्ट में वे लोग आते हैं जो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करें जो लोग आपसे बहुत अधिक कनेक्टेड हैं, या फिर आपको उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है, जैसे आपके सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार,
और पड़ोसी, इन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। वार्म लिस्ट, इस लिस्ट में वे लोग आते हैं जो आपके ऊपर भरोसा तो करते हैं लेकिन सोच समझ कर। इस लिस्ट में आप उन सभी लोगों को शामिल करें जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है, जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग या फिर आपके साथ में काम करने वाले लोग। ऐसे लोग जिनको आपके ऊपर भरोसा तो होता है लेकिन वो सोच समझकर आपके ऊपर फेथ करते हैं, भरोसा करते हैं। कोल्ड लिस्ट, इस लिस्ट में वे लोग आते हैं जो आपको जानते हैं लेकिन बहुत क्लोज नहीं हैं। इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करें जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है, जैसे सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, कोई दूर का रिश्तेदार या फिर दूर का पड़ोसी भी शामिल हो सकता है। स्ट्रेंजर लिस्ट, स्ट्रेंजर लिस्ट में वे लोग आते हैं। दोस्तों, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में एक मनी का कॉलम रहता है। जब आप लिस्ट बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिनका लिस्ट में नाम लिख रहे हैं उसको पैसे की जरूरत हो। जिनको पैसे की जरूरत नहीं है वो आपके साथ इस काम को देखने के लिए या प्रेजेंटेशन देखने के लिए नहीं आएंगे। तो जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है उसको मनी के कॉलम में ए, जिसको कम जरूरत है उसे बी और जिसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसे सी की कैटेगरी में रखेंगे। टाइम के कॉलम में हमें किस तरीके से लिखना है? लिस्ट में टाइम के कॉलम में जिसके पास टाइम ही टाइम है उसे ए, जिसके पास कम टाइम है बी और जो बिल्कुल बिजी है, जिसके पास टाइम नहीं है, उसे हम कैटेगरी सी में रखेंगे। ध्यान दें, लिस्ट बनाते समय कुछ लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं, राम तो आएगा, श्याम नहीं आएगा, मामा जी का लड़का तो आएगा, बुआ जी का लड़का नहीं आएगा। ये आप ना करें। आप अपने पहचान वालों का नाम लिखें लिस्ट में। अगर आपने नहीं लिखा अपने लिस्ट में और अगर किसी दूसरे ने अपने लिस्ट में लिख लिया तो दिक्कत आपको ही होने वाली है। फिर आप बोलोगे ये तो मेरे मामा जी का लड़का है, ये मेरे टीम में होना चाहिए। तो आपको बता दूं, हमारी कंपनी में जब एक बार आईडी बन जाती है तो फिर दोबारा उसकी आईडी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए आप ये गलती ना करें। एक्सपेंड योर लिस्ट, अपना लिस्ट बढ़ाएं। आप अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाने पर फोकस करिए। इसके लिए आप सभी अपने दोस्त के भी दोस्त, रिश्तेदार के भी रिश्तेदार का सहारा ले सकते हैं। लिस्ट को और अधिक बढ़ाने के लिए आप सभी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप सभी अपने लिस्ट को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी शादी हो गई है तो हमेशा कोशिश करें जब लिस्ट बनाएं तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर ही लिस्ट बनाएं। इससे क्या होगा, आपकी लिस्ट ऑटोमेटिक बहुत बड़ी हो जाएगी। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लिस्ट बनाने के लिए अपने घर वालों का, जैसे अपने मम्मी पापा का सहारा ले सकते हैं। इससे आपकी लिस्ट बड़ी बनेगी। इनवाइटिंग, दोस्तों इनवाइटिंग का मतलब है आमंत्रण। हमें इस बिजनेस में किसी को किस प्रकार से लेकर आना है, उसे हमें किस तरीके से इनवाइट करना है, इसके लिए एक अलग क्लास बनी हुई है जिसका नाम है हाउ टू इनवाइट। जब आप उस क्लास को अटेंड करेंगे तब आपको ये डिटेल में पता चलेगा कि हमें किस तरीके से लोगों को यहां पर इनवाइट करना है। सो द बिजनेस प्लान, दोस्तों सफलता का लास्ट स्टेप है बिजनेस प्रेजेंटेशन। शुरुआत में तो आपके अपलाइन आपके लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन शो कर देते हैं, लेकिन हर वक्त आपका अपलाइन आपके साथ रहे ये संभव नहीं है और कल आपको भी अपनी टीम के लिए प्लान शो करना पड़ेगा। इसीलिए आपको तब तक बिजनेस प्लान की प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप अच्छे से प्लान देना नहीं सीख लेते। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग या फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया में बहुत बेहतर है, बहुत ब्राइट है। पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री को कुछ नकली एमएलएम कंपनी ने बदनाम कर रखा है, जिसके कारण आज लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए कतराते हैं और कहते हैं अरे बहुत देखिए ऐसी कंपनियां कई आई और कई गई, यह लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, कुछ नहीं रखा इन सब कामों में, मेंबर बनाने वाला काम है। तो मैं आपको बताऊं, जी हाँ, यही मेंबर बनाने वाला, लोगों को जोड़ने वाला काम, जिसकी प्रशंसा आज न केवल नेटवर्कर कर रहे हैं बल्कि भारत सरकार, यूनाइटेड नेशन, बड़े बड़े समाचार पत्र, न्यूज चैनल, दुनिया के अमीर लोग इत्यादि लोग भी
इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले से हर साल 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री एक बात को हमेशा दोहराते हैं, स्वरोजगार स्वरोजगार। देश की वर्तमान स्थिति में 90 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, फिर इनको नौकरी की जरूरत होती है। क्या देश में हर साल 90 लाख नई नौकरियां उत्पन्न होती है? जवाब है नहीं। ऐसी स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वरदान बनकर हम सबके सामने आया है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1995 में हुई थी। दुनिया भर में शुरुआती 2 सालों में ही इस इंडस्ट्री ने 50 लाख लोगों को स्वरोजगार का अवसर दिया था। आज की स्थिति में 60% नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग अमेरिका से हैं। भारत में KPMG, क्लीनवेल्ड पीट मार्विक गोरडेलर और FICCI की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 645 बिलियन का मार्केट इसी इंडस्ट्री का होने वाला है। मतलब यह है कि दुनिया में सबसे अधिक करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के द्वारा ही लोग बनने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया। पिछले कुछ सालों में नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से हमारे देश में ग्रोथ किया है, आइए इसको एक डाटा के साथ समझते हैं। सन 2010 में इस इंडस्ट्री की कीमत 40 बिलियन थी, यानी कि लगभग जो टर्नओवर है सन 2010 में वो 40 अरब का था। सन 2012 में 60 अरब, सन 2014 में 77 अरब, सन 2016 में 84 बिलियन यानी कि 84 अरब, सन 2018 में 100 बिलियन यानी कि 100 अरब और आने वाले सन 2025 में इसकी कीमत 645 बिलियन यानी कि 645 अरब होगी। इस व्यापार को इसलिए भारत में अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि लोग पूंजी और मनी सर्कुलेशन के चक्कर में पड़कर किसी भी बैड MLM कंपनी को ज्वाइन कर जाते हैं। ज्ञान की कमी के कारण लोग घोटाले में पड़ जाते हैं और दोष इंडस्ट्री को देते हैं। कुछ कामयाब लोगों की राय नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या है, आइए इसको हम समझते हैं, इसको हम जानते हैं। बिल गेट्स दुनिया के दूसरे अमीर आदमी और कभी तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनका कहना है, अगर मेरी संपत्ति 0 हो जाए तो मैं दोबारा अपनी संपत्ति बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुनूंगा। ये बिल गेट्स का कहना है। नेटवर्क मार्केटिंग अमीर बनने का दुनिया का क्रांतिकारी तरीका है। रॉबर्ट T. कियोसाकी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, लेखक हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला व्यापार है। APJ अब्दुल कलाम आजाद जो कि एक महान साइंटिस्ट थे और हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। नेटवर्क मार्केटिंग ने खुद को चमत्कारी साबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरकारों के स्टेटमेंट के बावजूद आज 1940 की सोच रखने वाले कुछ ज्यादा ही समझदार लोग इसे चेन सिस्टम, मेंबर बनाने वाला काम और स्कीम समझ लेते हैं। तो इन सबसे अनुरोध है कि 21वीं सदी में आ जाइए, वरना वही होगा जो HMT वॉच और नोकिया मोबाइल का हुआ था। नोकिया ने गूगल द्वारा बनाई गई एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं किया और मार्केट में समाप्त हो गया, और जब अपनाने का सोचा तब तक देर हो चुकी थी। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में MBA में नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सेमेस्टर जुड़ गया है। अमेरिका, वियतनाम, जापान, कोरिया, मलेशिया जैसे देशों में पिछले कई सालों से नेटवर्किंग की पढ़ाई कराई जाती है। अमेरिका की 50% आबादी नेटवर्क मार्केटिंग करती है, जबकि अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो मात्र भारत में सिर्फ 0.08% लोग ही
नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है कि यह इंडस्ट्री सबसे तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है। इसका भविष्य हमारे देश में बहुत ही उज्जवल है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसका फ्यूचर हमारे देश में क्या है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार रणविजय आप सभी का इस सेफ योर एक्शन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग स्टीलवुड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बड़े सपने लेकर आए हैं, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, देश विदेश यात्रा, महंगे होटल रेस्टोरेंट में जाना इत्यादि। ये सभी सपने आपके कैसे पूरे होंगे? तो सिंपल है, ये सपने तभी पूरे होंगे जब आपका बड़ा चेक होगा, यानी कि आपकी इनकम बड़ी आएगी। बड़ी इनकम कब आएगी? जब आपकी टीम बड़ी होगी। और टीम कब बड़ी होगी? जब टीम का आधार मजबूत होगा। और दोस्तों, टीम का आधार कब मजबूत होगा? जब टीम का आधार एक अच्छे आदर्श पर रखा जाए। आपके टीम ट्री की शुरुआत आपसे होती है। आप जिस तरीके से आदर्श स्थापित करेंगे, वैसे ही आपके टीम में लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। जिस तरीके से आम के पेड़ के फल से आम का ही पेड़ जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार से आपके टीम में जो भी लोग होंगे वे आपके ही डुप्लीकेट होंगे। इसलिए आपके टीम ट्री के ओरिजिन आप हैं। एक आदर्श टीम के लिए कैसा ओरिजिन होना चाहिए, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। दोस्तों, कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कथनी से अधिक करनी बोलती है। इंसान सबसे ज्यादा देखकर सीखता है। आप किसी बच्चे को, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा जिसे हम, जो चल नहीं सकता, जिसे हम गोद में लेके घूमते हैं, एक ऐसे बच्चे को आप कहेंगे बेटे अंकल को बाय करो, तो वो क्या बाय करेगा? वो नहीं करता है, क्योंकि उस बच्चे को बाय का मतलब ही नहीं पता होता है। लेकिन अगर उस बच्चे को हाथ उठाकर आप बाय करते हैं तो वो भी वैसा ही करता है, क्योंकि वो देखकर एक्शन से सीखता है। एक शेर अपने बच्चे को शिकार करना कैसे सिखाता है? क्या बोलकर सिखाता है? क्या पढ़ाकर सिखाता है? वो हमेशा एक्शन से सिखाता है। उसी प्रकार आप भी अपनी टीम को अपने एक्शन से ज्यादा सिखाते हैं। किसी भी इंसान की ट्रेनिंग उस वक्त स्टार्ट हो जाती है जब आप पहली बार उसे प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करते हैं। वो आपके एक एक एक्शन से सीखना शुरू कर देता है। तो आइए समझते हैं हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए। बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। खुश और उत्साहित रहें। अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा। खुश रहने से जो भी आपके साथ रहेगा वो आपके हैप्पी नेचर से बहुत इंप्रेस होगा, क्योंकि आज के समय में हर किसी को कोई ना कोई टेंशन रहता ही है। जब आप पहली बार किसी को इनवाइट करने के लिए कॉल करते हैं तो आपका हैप्पी नेचर सामने वाले को काफी इंप्रेस करता है। इनवाइट करने के लिए आपको हाउ टू इनवाइट क्लास अटेंड करनी चाहिए। जब आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होगा तो गेस्ट आपसे घुलने मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा और अपनी प्रॉब्लम और डाउट आपके सामने रख पाएगा, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हैप्पी रहने का मतलब बहुत ज्यादा फनी बनना नहीं है। अगर आप ज्यादा ही फनी लगे तो सामने वाला आपकी बातों को हंसी में टाल देगा। इसलिए बी जेन्युइन, बी हैप्पी। बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू गेस्ट। नए गेस्ट के लिए तैयार रहें। जब आप नए गेस्ट से मिलने वाले हों तो आपको पहले से तैयारी करनी है कि गेस्ट आपसे कौन कौन से सवाल कर सकता है,
आपके ड्रेस साफ और अच्छे होने चाहिए, आपके जूते साफ और पॉलिश्ड किए हुए हों। आपको कंप्लीट ड्रेस कोड में रहना है। मीट न्यू गेस्ट विथ कॉन्फिडेंस। जब भी हम किसी गेस्ट से मिलें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिलें। सामने वाला यह भी देखकर हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाता है कि हम अपने काम को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। आपको अपने बिजनेस को लेकर कभी भी कोई झूठ नहीं बोलना है और ना ही कोई फॉल्स कमिटमेंट करना है, नहीं तो सच्चाई पता चलने पर कोई भी आपके ऊपर दोबारा विश्वास नहीं करेगा। अभी के लिए तो वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन बाद में हो सकता है वो क्विट कर जाए। इसलिए कभी भी आप गेस्ट के साथ कोई भी फॉल्स कमिटमेंट ना करें, कोई भी झूठ ना बोलें। और जब भी आप अपने नए गेस्ट से मिले, जब भी आप अपने नए गेस्ट से पहली बार मिले, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिले। मेक हिम कंफर्टेबल। नए गेस्ट को आरामदायक महसूस कराएं। प्रेजेंटेशन से पहले आप नए गेस्ट को कंफर्टेबल करें और उसे रिलैक्स फील करवाएं। गेस्ट अगर दूर से आया है तो नाश्ता पानी के लिए पूछें। अगर वॉशरूम जाना चाहता है तो लेकर जाएं। वह इस काम में नया है और सभी उसके लिए अजनबी हैं। उसे नहीं पता अब क्या होगा और क्या बताया जाएगा, इसलिए उसे रिलैक्स करने की कोशिश करें। अपने टीम के लोगों से मिलवाएं, उससे अच्छा रिलेशन बनाएं, जिससे वो आपकी बातों को अच्छे से समझे। एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी विथ प्राउड। गर्व के साथ अवसर की व्याख्या करें। कोई भी ऑर्डिनरी कंपनी या ऑर्डिनरी प्लान के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, और वो कंपनी या प्लान ऑर्डिनरी है या स्पेशल, ये आपके प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है। आप जितने प्राउड के साथ कंपनी और प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे, उतने ही अच्छे तरह से सामने वाला आपकी कंपनी और प्लान के साथ जुड़ेगा। इसलिए आप उस सीनियर का एडिफिकेशन करें जो प्रेजेंटेशन लेने आ रहा है। आप गेस्ट को बताएं कि आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज कंपनी के काफी सीनियर पर्सन प्रेजेंटेशन लेने आ रहे हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस है इस काम का। आपको बताना है प्रेजेंटेशन के दौरान मोबाइल ऑफ रखना है और बीच में सवाल नहीं करना है। जो भी सवाल होंगे वो प्रेजेंटेशन के बाद काउंसलिंग के सेशन में आप पूछ सकते हैं। याद रखें, डायरेक्ट सेलिंग में एडिफिकेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। जब तक आप किसी को रियलाइज नहीं कराएंगे कि आप उसे कहां लेकर आए हैं, तब तक आपकी पूरी की पूरी मेहनत 100% रंग नहीं लाएगी। इसीलिए रियलाइज कराना बहुत ही। इंट्रोड्यूस विथ सीनियर फॉर काउंसलिंग। परामर्श के लिए सीनियर के साथ परिचय करवाएं। दोस्तों, प्रेजेंटेशन के बाद आपको नए गेस्ट को अपने सीनियर्स से काउंसलिंग के लिए परिचय कराना होता है। आपको यहाँ पर सीनियर से मिलाने से पहले अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। जिस सीनियर से आप नए गेस्ट को मिलवाएं, उस सीनियर को आप पहले बता दें गेस्ट के बारे में और गेस्ट के बैकग्राउंड के बारे में आप बता दें, जिससे उसकी काउंसलिंग करने में आपके सीनियर को आसानी होगी। गेस्ट को बता दें आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, जिससे अगर गेस्ट के मन में कोई सवाल होगा तो वो सवाल गेस्ट पूछेगा और आपके सीनियर के द्वारा जब उसको जवाब मिलेगी तो वो उस जवाब से पूरी तरीके से संतुष्ट होगा और वो आगे काम को करने के लिए पॉजिटिव रहेगा। गिव ए पॉजिटिव क्लोज। सकारात्मक समापन दे। नए गेस्ट को काउंसलिंग के बाद फॉर्म पढ़कर भरने को कहें और वेरिफिकेशन के लिए तैयार करें। फॉर्म अगर भरने में गेस्ट को परेशानी हो रही हो तो उसकी मदद करें और परिचयकर्ता का आईडी नंबर सही फॉर्म पर भरने को कहें। अगर परिचयकर्ता का आईडी नंबर गलत हो जाता है तो गेस्ट की बिलिंग किसी दूसरे आईडी नंबर के नीचे हो जाएगी, जो बाद में कभी चेंज नहीं होगी। इसीलिए आप भी खुद से फॉर्म को चेक कर लें। इस प्रकार एक पॉजिटिव क्लोज दें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर किसी गेस्ट के फॉर्म पे परिचयकर्ता का आईडी नंबर गलत हो जाता है तो फिर वो कभी भी चेंज नहीं होता और वो गेस्ट किसी दूसरे
नेटवर्क ट्री से किसी दूसरे नेटवर्क ट्री में चला जाता है, जो कि बाद में कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए जब भी आप अपने गेस्ट का फॉर्म भरें तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आईडी आपको बिल्कुल ही सही भरना है। बी ए फ्रेंड नॉट बॉस। दोस्त बने बॉस नहीं। आपके साथ जो भी पर्सन है या जो भी लोग आपके साथ रहते हो उनके साथ आप एक दोस्त के तरीके से बिहेव करें। स्पेशली नए गेस्ट के साथ उसे भरोसा दिलाएं कि इस वर्क को करने में जो भी संभव हेल्प हो सकेगी आप करेंगे, चाहे सेल बढ़ाने में हो या प्रेजेंटेशन देने में या फिर उसकी टीम बिल्ड करने में। इससे न्यू पर्सन आपके साथ लंबे समय तक रहेगा और जल्द ही आपकी तरह एक लीडर बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग बॉस बन जाते हैं और गेस्ट को ऑर्डर चलाने लगते हैं। ट्रेनिंग चले जाओ, ऑफिस चले जाओ और खुद नहीं जाते। याद रखें, आप जो कर रहे हैं वही डुप्लीकेट होगा। कल उसकी गेस्ट आएगी और वो भी ऑर्डर चलाएगा, गेस्ट अकेला हो जाएगा और संभव है नेगेटिव हो जाए। इसीलिए हमेशा एक फ्रेंडली नेचर रखें, एक दोस्त की तरह बिहेव करें, बॉस बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जो करेंगे आपके टीम में, आपके नेटवर्क में सेम वही चीज डुप्लीकेट होगी। इन्वॉल्व इन वर्क, काम में शामिल करें। न्यू पर्सन को, न्यू गेस्ट को अपने काम में शामिल करें। चाहे आप किसी को बिजनेस प्लान दे रहे हैं या ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, आप हमेशा उसे इन्वॉल्व करें। अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो 2 मिनट रुक कर उसको समझाएं कि उसे भी आगे यही सब चीज करना है। इसीलिए सीखना जरूरी है। यदि वो वर्क में इन्वॉल्व नहीं होगा तो जल्दी ही बोर हो जाएगा और हो सकता है काम से क्विट कर जाए। इसलिए अपने काम में उसको इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। गिव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस। सफलता के कई सारे उदाहरण दे। किसी भी नए पर्सन को ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में अपने कंपनी या अपने साथ के लोगों के सफलता के बारे में बताएं, उनका बैकग्राउंड बताएं, उनकी सक्सेस स्टोरी बताएं और विश्वास दिलाएं कि वो भी सफल हो सकता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा उसको एग्जाम्पल देंगे तो उसके भी मन में ऐसी भावना आएगी, उसके भी मन में एक उम्मीद पैदा होगी कि वो भी सक्सेस हो सकता है, वो भी कामयाब हो सकता है। इसलिए आप उसे बीच बीच में जरूर सक्सेस लोगों का एग्जाम्पल दें। लेट हिम विजुअलाइज, उसे सफलता की कल्पना करने दें। जब आप किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं तो सिर्फ ये नहीं बताएं कि आपने क्या अचीव किया या दूसरे लोगों ने क्या अचीव किया है। उसे आप जो आप सक्सेस दिखा रहे हैं उस सक्सेस की फोटो में उसका भी होना बहुत ही अनिवार्य है। सक्सेस की फोटो जब आप उसे दिखाते हैं तो उसके मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि वो भी एक दिन यहाँ पे सफल होगा। जब तक वो अपने आपको सक्सेस होते हुए कल्पना नहीं करेगा तब तक उसके अंदर सफल होने का जज्बा पैदा नहीं होगा। इसलिए उसे विजुअलाइज करवाने की कोशिश करें कि वो भी सफलता के रास्ते पे चलने वाला है। उससे उसके ड्रीम के बारे में पूछें, उसका ड्रीम क्या है, उसके सपने क्या हैं और उसे डायरी में लिखवाएं। उसकी डायरी में उसके सपने को लिखवाने के बाद एक डेट निर्धारित करें कि वो अपने सपनों को कब तक पूरा करना चाहता है। उससे पूछकर डेट उस सपने में डालें और सही टाइम और डेट लिखने में उसकी मदद करें। जब आप उसके सपने के साथ सही टाइम और सही डेट लिखते हैं तो एक टारगेट बन जाता है। उसके दिमाग में भी एक टारगेट रहता है कि मुझे इतने दिनों में इस टारगेट को पूरा करना है और वो उस टारगेट के लिए काम करता है। देखिए दोस्तों, जो नया गेस्ट आता है, जो न्यू गेस्ट है, उसे ये नहीं पता कि कौन सा सपना कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जो बड़े सपने हैं, जैसे कि आपको पता है सपने भी 3 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मिडिल टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो उसका जो सपना है वो कौन से ग्रुप में आता है? क्या उसका सपना शॉर्ट टर्म है? जैसे अगर मैं बात करूं मोबाइल खरीदना, एक छोटा सा ड्रीम है मोबाइल खरीदने का सपना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बाइक खरीदना है, घर बनाना है, तो ये सब आपके घर बनाने का सपना जो है वो लंबे समय का सपना है। तो इस तरीके के जो सपने हैं वो कब तक पूरे होंगे? मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर बाइक खरीदना चाहता है, तो एक व्यक्ति अगर बाइक खरीदना चाहेगा तो उसके पास कम से कम महीने के 20 से 25 हजार रुपये उसकी आमदनी होनी चाहिए, उसका इनकम होना चाहिए। तो आप उसके सपने में वो कब तक कौन सा प्रमोशन लेगा
और उसके बाद वो उस सपने को पूरा कर सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। इसलिए जब भी आप उसका ड्रीम उसे लिखवाएं तो टारगेट, तो उसमें डेट लिखने में आप उसकी मदद करें। मेक हिम फील ही कैन डू दिस, उसे एहसास करवाएं कि वो ये कर सकता है। जब आप नए गेस्ट को विजुअलाइज करवा देते हैं तो उसके मन में बस एक ही डाउट रहता है कि क्या वो भी सक्सेस हो पाएगा। अब आपको उसे समझाना पड़ेगा कि कोई भी अचीवर, सफल लोग जन्म से ही सक्सेस नहीं होते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो। सब कुछ यहीं पर आकर सीखा जाता है और कई बार तो फेल भी होते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके कोई भी सफल हो सकता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। हम जो भी एक्शन करेंगे हमारी टीम भी वैसा ही करेगी। इसलिए कोई एक्शन करने से पहले आप ये अपने आप से पूछें, आप जो कर रहे हैं क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे। अगर जवाब यस है तो कीजिए, अगर जवाब नो है तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक बार जो टीम ने डुप्लीकेट कर लिया तो ये कहां तक जाएगा ये कोई नहीं जानता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऊपर से कोई गलत एक्शन देखने को मिले, हमें उस एक्शन को वहीं पर खत्म कर देना है, उसे हमें अपने टीम में जाने नहीं देना है। ऐसे तो होता नहीं है कि आपको कोई एक्शन ऊपर से कुछ गलत देखने को मिले, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको उस एक्शन को वहीं पर खत्म कर देना है, उसे नीचे कभी नहीं जाने देना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर आपकी टीम में बुरा पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक डॉक्टर साहब थे जिनके दो बेटे थे। पहला जिनका नाम प्रिंस और दूसरा जिनका नाम बंटी। प्रिंस और बंटी दोनों बड़े होकर डॉक्टर बने, अपने पिताजी की तरह वो लोग भी डॉक्टर बनते हैं। बंटी जब अपने क्लिनिक से वापस आता तो शराब पीकर आता और कॉलोनी के लोगों को गाली गलौज करता था। वहीं दूसरी ओर प्रिंस अपने क्लिनिक से जब आता तो अपने बच्चों के साथ खेलता, अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखता था। बंटी से जब पूछा गया कि आप अपने आसपास के लोगों से क्यों झगड़ते हैं तो बंटी ने जवाब दिया, ये सब मैंने अपने पिताजी से सीखा है। वो भी डॉक्टर थे और वो शराब पीकर आते थे और पड़ोसियों से लड़ते थे, झगड़ते थे, हमें भी मारा पीटा करते थे, इसलिए मैंने ये सारी चीजें अपने पिताजी से सीखी है। प्रिंस से जब पूछा गया आपके रिश्ते इतने अच्छे कैसे हैं आपके पड़ोसियों से, आप अपने भाई की तरह नहीं हैं, आप बिल्कुल अलग हैं, तब प्रिंस ने कहा मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे और उनके रिश्ते अपने आसपास के लोगों से कभी अच्छे नहीं रहे, जिससे हमें बचपन में बहुत दिक्कत होती थी। लोग कहते थे वो देखो शराबी डॉक्टर का बेटा स्कूल जा रहा है। मेरे बच्चों को इस तरीके की कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं शराब नहीं पीता और ना ही किसी से झगड़ा लड़ाई करता हूँ। दोस्तों, बंटी और प्रिंस एक ही पिता के संतान हैं। दोनों ने अपने पिता की अच्छी क्वालिटी को अपनाई और दोनों डॉक्टर बने, लेकिन बंटी ने बुरी क्वालिटी को भी अपना लिया और प्रिंस ने सिर्फ अच्छी क्वालिटी को ही अपनाया। ठीक आपको भी अपने अपलाइन की सिर्फ अच्छी एक्शन को ही डुप्लीकेट करना है, बुरी एक्शन को कभी भी डुप्लीकेट नहीं करना है। अगर आपने बुरी एक्शन को डुप्लीकेट किया तो आपकी टीम को ही नुकसान होने वाला है। हमारी कंपनी के कुछ कार्डिनल रूल्स हैं जिसे हम प्रधान या बुनियादी नियम कहते हैं, जो आपको फॉलो करना है। ये रूल्स आपको एक आदर्श टीम बनाने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। तो आइए समझते हैं वो कार्डिनल रूल, वो प्रधान रूल, वो बुनियादी नियम कौन से हैं। पहला, नेवर ज्वाइन एनीवन विथ योर मनी, कभी भी अपने पैसे से किसी को ज्वाइन ना कराएं। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर वो कहता है कि आप अपने पैसे से हमें ज्वाइन करा दीजिए तो आप ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि अगर आप अपने पैसे से किसी व्यक्ति को आईडी एक्टिव कराते हैं, ऐसे तो ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की आईडी एक्टिव कराते हैं अपने पैसे से तो वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा। आपके कहने से भले एक दो प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को इनवाइट कर भी दे, पर अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो वो काम को छोड़ देगा और आपके पैसे भी नहीं लौटाएगा। तो आपके पैसे का भी नुकसान होगा और रिश्ते खराब होंगे, वो अलग। इसीलिए ऐसा ना करें, अपना पैसा लगाकर किसी को भी आईडी एक्टिव, किसी का भी आईडी एक्टिव ना कराएं।
नेवर फाइनेंस एनीवन एट योर ओन रिस्क, कभी भी किसी को अपने रिस्क पर पैसा ना दिलवाएं। दोस्तों, अगर आप किसी को अपने रिस्क पर पैसा दिलवाएंगे तो वो भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। वो आपके कहने पर ज्वाइन तो कर लेगा, आईडी एक्टिव भी करा लेगा, लेकिन सीरियसली काम नहीं करेगा। आपने जब अपने रिस्क पर पैसा दिलाया है तो वो समझेगा उसके काम करने से आपको फायदा होने वाला है। आप जहां से उसे पैसे दिलवाएंगे वो भी आपको जानता है, तो पैसे की वसूली भी वो आपसे ही करेगा। तो फाइनली परेशानी आप ही को होगी। इसलिए कभी भी किसी को अपने रिस्क पर पैसे ना दिलवाएं। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, कभी भी अपनी अपलाइन की सलाह के बिना कुछ भी नया ना करें। आप जो भी नया कर रहे हैं वो आपकी टीम के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी नया टीम में करने से पहले अपने अपलाइन से एक बार जरूर संपर्क करें, एक बार जरूर परामर्श कर लें, उसके बाद ही अपनी टीम में कुछ भी आप नया करें। नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, कभी भी कोई नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को ना कहें। आपके मन में कोई डाउट है या कोई नेगेटिव बात हो तो उसे अपने अपलाइन के पास जाकर डिस्कस करें और अपने डाउट को क्लियर करें। नेगेटिव बात चाहे जो भी हो उसे डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के सामने ना कहें, क्योंकि नेगेटिव बात को फैलने में टाइम नहीं लगता है और बाद में आप कितनी भी पॉजिटिव बात कर लें उसे आप उस नेगेटिव बात को 100% रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी कोई भी अगर आपके मन में डाउट है या कोई नेगेटिव बात चल रही है तो आप अपने अपलाइन के पास जाके उस चीज को क्लियर करें। नेवर मिस एनीबॉडीज ईगो, कभी भी किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। इस दुनिया में सबका अपना आत्मसम्मान होता है, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान। कभी भी कोई भी ऐसा बात या कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। हमारा बिजनेस सम्मान देने का है, ना कि किसी का अपमान करने का। इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान दें, किसी को भी आप नेवर मिस एनीबॉडीज मनी, किसी के पैसे का कभी भी कोई मिसयूज या कोई दुरुपयोग ना करें। किसी के पैसे के साथ कभी गड़बड़ी ना करें। किसी के पैसे का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो उसकी नजर में आप हमेशा के लिए गलत हो जाते हैं। फिर वो इंसान आपके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, आपकी इमेज उसकी नजर में हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी किसी के पैसे का मिसयूज ना करें। अगली चीज है नेवर कंप्लेन ऑलवेज कम्प्लीमेंट, शिकायत कभी नहीं हमेशा प्रशंसा। कभी किसी की शिकायत ना करें, हमेशा उसकी प्रशंसा करें। शिकायत करने से लोग हमसे दूर होते हैं और प्रशंसा से लोग जुड़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हद से ज्यादा प्रशंसा भी ना करें, वरना लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। फिर लोग समझेंगे ये तो सभी की प्रशंसा करता है, ये सभी लोगों से ऐसे ही बात करता है। इसलिए आपको जो आपको सही लगता है आप सही प्रशंसा करें उसकी। कभी भी वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा बड़ाई करना, तो बहुत ज्यादा भी किसी की बड़ाई आपको नहीं करनी है। आपको प्रशंसा जरूर करनी है लेकिन हद से ज्यादा नहीं। नेवर कंडेम ऑलवेज कम्युनिकेट, कभी निंदा ना करें, हमेशा जानकारी दें। कभी भी किसी बात पर किसी की निंदा ना करें, हमेशा जानकारी दें। अक्सर लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किसी के पास किसी विषय की जानकारी नहीं है तो उसकी निंदा ना करें कि तुम्हें ये नहीं आती, तुम्हें वो नहीं आती। ऐसे में आपको जानकारी देना है, ना कि किसी की टांग खींचनी है। हमेशा कोशिश करें व्यक्ति को जानकारी देने की। निंदा करने से जो है लोग आपसे दूर जाएंगे, कभी आपसे वो नजदीक नहीं आएंगे। चलिए आगे जो अगला पॉइंट है वो ये है नेवर क्रिटिसाइज ऑलवेज कॉपरेशन, आलोचना कभी नहीं, हमेशा सहयोग करें। अक्सर कोई अगर सफल होने लगता है तो लोग ईर्ष्या करने लगते हैं उससे, ईर्ष्या में आके लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। आपको हमेशा उस सफल व्यक्ति की सहयोग करनी है, क्योंकि अगर एक भी उदाहरण प्रस्तुत हो गया तो सफल लोगों की लाइन लग जाएगी। इसलिए आलोचना नहीं, सहयोग करना है आपको। लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति सफल होने लगता है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका काम बहुत स्पीड से चल रहा है, वो सफल हो रहा है, उसके प्रमोशंस हो रहे हैं, तो लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। सबसे पहले तो ये गलत क्वालिटी है, एक गलत गुण है किसी से ईर्ष्या करना। अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो कल की डेट में जब आपकी प्रमोशन होगी तो फिर आपको कौन सहयोग करेगा, फिर लोग आपसे भी ईर्ष्या करेंगे।
तो ऐसा कोई मैसेज ना दे टीम में। जो व्यक्ति सफल हो रहा है, जिसके टीम में अच्छा काम हो रहा है, आप उसका सहयोग करें, क्योंकि कल की डेट में जब वो व्यक्ति एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा सबके सामने में, तो उसकी तरह लोग बनना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि लोग सफल हों। इसलिए आप कभी भी किसी की आलोचना ना करें, हमेशा सहयोग की भावना रखें। वैसे भी हमारा काम एक टीम वर्क का काम है, तो सभी लोगों की हेल्प करें, सहयोग की भावना रखें। नेवर यूज एल्कोहल, डर्टी जोक्स एंड वल्गारिटी। कभी उपयोग ना करें शराब, गंदा मजाक, अश्लील शब्द। दोस्तों, हमारा बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है और स्टिलो एक परिवार है। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार में कोई गलत आदत पड़े। हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है शराब। शराब आपकी पूरी टीम को खराब कर सकता है, इसलिए कभी भी शराब प्लस बिजनेस एक साथ नहीं चल सकता। कभी भी ऐसी आदत ना लगाएं जिससे कि लोग इन बुरी, ऐसे भी शराब पीना एक स्वस्थ इंसान के लिए भी हानिकारक ही होता है। तो शराब प्लस बिजनेस एक साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कभी भी गंदे मजाक का इस्तेमाल टीम में ना करें और अश्लील शब्दों का उपयोग भी ना करें। इससे अच्छे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और आपकी छवि भी खराब हो जाएगी और टीम पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। कभी भी आपको शराब यूज नहीं करना है, आपको गंदे जोक्स और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल टीम में नहीं करना है। दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी के साथ इस क्लास को मैं समाप्त करना चाहूंगा। आपने कभी रोड पर एक्सीडेंट देखा है? आज के समय में जब कभी रोड एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं? कोई फोटो खींचता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई लोगों को इकट्ठा करता है। इससे क्या होता है? इससे समस्या बढ़ती है, ना कि समस्या का समाधान होता है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसको दर्द हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से, क्या उसका दर्द कम होगा? वो घायल हो तो क्या वो ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन लोग फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हीं में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एम्बुलेंस को कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है और जिनका एक्सीडेंट हुआ है उन्हें लेकर चली जाती है। यहां दो तरह के लोग हैं। एक वो जो समस्या फैला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और कुछ नहीं करते। दूसरे वो जो समस्या के समाधान पर काम करते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। दुनिया में हर जगह आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। पहला वो जो कि समस्या को फैलाएंगे, दूसरा वो जो समस्या के समाधान के ऊपर काम करेंगे। आपको कौन सी टीम में रहना है? आपको समस्या फैलाने वाली टीम में रहना है या समस्या का समाधान करने वाली टीम में रहना है? ये आपका फैसला है। आपको समस्या फैलाने वाला बनना है या समस्या का समाधान ढूंढने वाला बनना है? ये आपको फैसला करना है। कभी भी किसी भी समस्या को फैलाने से किसी का कोई भला नहीं होता। समस्या का समाधान क्या है? तो हम समस्या के समाधान के ऊपर काम करेंगे। समस्या जो भी हमारे सामने आती है, उस समस्या का हम समाधान किस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। मान के चलिए, आप जिस फ्रेंचाइजी में, जिस ऑफिस में, जहां पर भी आप काम करते हैं, वहां पे हॉल में कोई बल्ब है जो कि फ्यूज है। अब वहां पे भी दो तरह के लोग होंगे। पहला इंसान है जो ये कहेगा कि यहाँ के जो फ्रेंचाइजर हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो इंचार्ज हैं, वो इतना पैसा कमाते हैं, एक बल्ब नहीं चेंज कर सकते। दूसरा व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा हाँ बहुत कंजूस है। तीसरा व्यक्ति कुछ बोलेगा, चौथा व्यक्ति कुछ बोलेगा, पांचवा व्यक्ति कुछ बोलेगा। तो इससे क्या हो रहा है? इससे समस्या फैल रही, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान क्या था? आप वहां के जो भी मैनेजमेंट है, जो भी वहां की देख रेख करते हैं, उनके पास जाते, उनसे कहते कि सर हॉल में एक बल्ब फ्यूज हो गया है, जिससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, तो उस बल्ब को चेंज करना है, बताइए मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद जो भी आपको ऊपर से आदेश आता है कि ठीक है आप जाइए बल्ब लेके आ जाइए, उसको चेंज कर दीजिए, या वो अपने स्टाफ को भेजेंगे और उस बल्ब को चेंज कर देंगे, समस्या का समाधान हो गया। तो दोस्तों, हमेशा समस्या फैलाऊ केंद्र नहीं बनाना है, समस्या का समाधान करना है। उम्मीद करता हूं इस पूरे सेशन में आपको ये बात समझ में आ गई
कि आप जैसा करेंगे आपके टीम में, आपके नेटवर्क में वही चीज डुप्लीकेट होगी। तो कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच ले, समझ लें, क्योंकि आप जो भी करेंगे वही चीज आगे डुप्लीकेट होगा। बाकी इस क्लास को इसी बिंदु के साथ, इसी पॉइंट के साथ समाप्त